मास्टर धीरे धीरे उस गिरे हुए आदमी के पास आए और उसके बगल में झुक गए। उनकी आवाज शांत लेकिन दमदार थी। इंस्पेक्टर कहाँ है? शेपर्ड। वह आदमी जो जमीन पर पड़ा था मुश्किल से अपना सिर उठा पाया। उसकी आवाज कमजोर और टूटी हुई थी। मुझे उसे मारना पड़ा। एक गली की अंधेरी छाया में एक बेजान शरीर पड़ा था, इंस्पेक्टर। उसकी गहरी आंखें मास्टर पर टिकी थीं जब वह बोला। लड़के ने उसके भ्रम तोड़ दिया, लेकिन फिर भी वह बार बार दखल दे रहा था। मुझे फैसला लेना पड़ा। मास्टर ने सुना, उनका चेहरा भावहीन था। ठीक है, तुमने अच्छा किया। उन्होंने हाथ बढ़ाया और शेपर्ड को मजबूत पकड़ से उठाया। लेकिन मैंने आपक निराश किया, शेपर्ड ने धीमी आवाज में कहा। मास्टर ने कार का दरवाजा खोला। उनकी पकड़ मजबूत लेकिन थोड़ी दूरी वाली थी। नहीं, तुमने नहीं किया, उन्होंने जवाब दिया। तुमने अपनी सीमा से आगे बढ़कर कोशिश की। हमारे पास गलत जानकारी थी। हमें नहीं पता था कि उसके साथी भी थे। उन्होंने शेपर्ड को कार की सीट पर धीरे से बिठाया। शेपर्ड खांसा, उसकी आवाज पछतावे से भरी थी। मास्टर। मास्टर ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने शेपर्ड के सीने पर हाथ रखा। उनकी हथेली से हल्की लाल चमक निकल रही थी। ड्राइवर, हमें लैब ले चलो, उन्होंने बिना किसी भाव के आदेश दिया। दूर से बारिश की सन्नाटे को चीरती सायरन की आवाज आई। पुलिस आ रही थी। मास्टर की नजर उस आवाज की ओर गई, लेकिन वह बेफिक्र रहे। वह कार में चढ़े और दरवाजा धीरे से बंद होने की आवाज के साथ अपनी सीट पर बैठ गए। यह अच्छा नहीं है, उन्होंने धीमी आवाज में बुदबुदाया। कार के अंदर शेपर्ड की सांसें भारी हो रही थीं। उसकी पलकें फड़फड़ाई, उसका शरीर थकान से ढह रहा था। मास्टर, मुझे माफ कीजिए। मास्टर का लहजा ठंडा और अलग थलग रहा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस आराम करो। शेपर्ड ने आखिरी कापती सांस ली और उसका शरीर आगे की ओर झुक गया। वह बेहोश हो चुका था। मास्टर ने उसे लंबे समय तक देखा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर बहुत धीमी आवाज में उन्होंने तिरस्कार के साथ बुदबुदाया, घिनौना। काली कार बारिश से भीगी सड़कों पर फिसलती हुई चली। इसके टायर पानी के गड्ढों को चीरते हुए मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। लैब इंतजार कर रही थी। यहाँ अश्वत्थामा, मार्कंडेय और ग्रेस एक पुराने मॉल के सामने थे। रात के समय बारिश अब हल्की बूंदाबांदी में बदल चुकी थी जब तीनों अश्वत्थामा के गुप्त ठिकाने पर पहुंचे, जो एक जीर्णशीर्ण मॉल के पार्किंग लॉट के नीचे छिपा हुआ था। यह जगह दुनिया की नजरों से ओझल थी। हवा में तेल और गीले कंक्रीट की गंध बनी हुई थी, जिसमें जंग लगे लोहे की हल्की सी बू मिली थी। ऊपर टिमटिमाती फ्लोरोसेंट लाइट्स कमजोर सा भनभनाती थीं, जो टूटी फूटी सड़क पर अजीब सी परछाइयां डाल रही थीं। एक जंग खाया स्टील का दरवाजा, जो लगभग आसपास के माहौल में घुल मिल गया था, उनके सामने खड़ा था, खामोश इंतजार करता हुआ। अश्वत्थामा आगे बढ़ा। उसके कदम स्थिर थे, भले ही उसके भीगे कपड़ों के नीचे चोटें थीं। उसने ताले की ओर हाथ बढ़ाया, जिसका जंग खाया धातु चाबी घुमाने पर चरमराया। ताले के खुलने की खटक शांत माहौल में गूंजी। अंदर जाओ, उसने कहा, दरवाजा धक्का देकर खोलते हुए और एक तरफ हटते हुए। जगह छोटी थी, जिसमें मुश्किल से खुलकर चलने की जगह थी। छत से एक छोटा बल्ब लटक रहा था, जो मंद पीली रोशनी बिखेर रहा था। गीली दीवारों के पास एक कोने में एक तंग बिस्तर रखा था, जिसके बगल में एक जर्जर लकड़ी का मेज था। पुरानी छोटी मोटी चीजों और धूल भरी वस्तुओं से भरी अलमारियां एक बीते हुए समय की कहानी बयां करती थीं। एक टूटी पाइप से पानी टपक रहा था, जो टूटे कंक्रीट के फर्श पर छोटे छोटे गड्ढों में जमा हो रहा था। ग्रेस बिस्तर पर ढह गई, अपनी बाहों को अपने चारों ओर लपेटे हुए। उसकी त्वचा ठंडी थी, उसकी सांसें हल्की थीं। हर चीज का बोझ, डर, खून, नुकसान उसके ऊपर एक अदृश्य चादर की तरह चिपक गया था। उसके हाथ कांप रहे थे जब वह फर्श की ओर देख रही थी। उसका दिमाग पिछले कुछ घंटों की गूंज में डूबा हुआ था। अश्वत्थामा ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा भावहीन था। मैंने इस जगह को सालों पहले मंत्रों और जाप से सुरक्षित किया था, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन मुझे भरोसा नहीं कि वे अब भी काम करते हैं। मुझे यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है। मार्कंडेय ने सिर हिलाया। मैं चेक करूंगा, उन्होंने कहा, पहले से ही कमरे के कोनों की ओर बढ़ते हुए। मैं मंत्रों को फिर से जपूंगा। यह हमें कुछ घंटे दे सकता है। लेकिन पहले मुझे तुम्हें ठीक करना चाहिए। मार्कंडेय आगे बढ़े।
अश्वत्थामा, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे ठीक कर सकते हो, मार्कंडेय। मार्कंडेय के होंठ पतली रेखा में सिकुड़ गए। देखते हैं, उन्होंने अश्वत्थामा को घुटने टेकने का इशारा किया। अश्वत्थामा ने मान लिया, उसकी मुद्रा कड़ी थी। मार्कंडेय उसके पीछे खड़े हो गए, उसके कंधों पर मजबूती से हाथ रखे। उनकी हथेलियों से हल्की सुनहरी चमक झिलमिलाई, लेकिन फिर मंद हो गई, पूरी तरह गायब हो गई। कुछ नहीं हुआ। ग्रेस बिना हिले रही, अपनी सोच में खोई हुई। अश्वत्थामा ने अपना सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें बताया था। मार्कंडेय ने भौहें चढ़ाई। मुझे फिर से ट्राई करने दो। कोई फायदा नहीं, अश्वत्थामा की आवाज दृढ़ थी। मुझे ठीक नहीं किया जा सकता, चिंता मत करो, खून जल्द ही सूख जाएगा। मार्कंडेय ने पलक झपकाई, एक पल के लिए हैरान हो गए। अश्वत्थामा उनकी ओर मुड़े, ग्रेस की ओर इशारा करते हुए। इस जगह को सुरक्षित करो। उसे सांत्वना दो। मैं खुद को पैच कर लूंगा। मार्कंडेय हिचकिचाए, फिर सिर हिलाया, उनकी नजर में सहानुभूति चमकी। अश्वत्थामा छोटे वॉशरूम में गायब हो गए। उसने दरवाजा बंद किया और सिंक पर झुक गए। टूटे हुए मिरर में उनकी परछाई उसे घूर रही थी, खोखली, थकी हुई। उसने अपना खून से सनाटी शर्ट उतारा, जिसमें पेट में गहरा चाकू का घाव और बाहों व चेहरे पर छोटे छोटे कट दिखे। कट बुरा था लेकिन जानलेवा नहीं, हालांकि खून की कमी ने अपना असर दिख रहा था। दांत पीसते हुए उसने एक कपड़ा लिया और घाव पर दबाया, तेज दर्द से उसके होठों से सिसकारी निकली। वॉशरूम की शांति केवल पानी की धीमी टपक और उनकी रुक रुक कर आने वाली सांसों से टूट रही थी। मुख्य कमरे में मार्कंडेय ने अपना जाप खत्म किया। दीवारों पर हल्की चमक एक पल के लिए चमकी, फिर फीकी पड़ गई। यह हमें कुछ घंटे देना चाहिए, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। ग्रेस अब भी स्थिर रही, अपनी गोद में हाथ कसकर जकड़े हुए। वह फर्श की ओर देख रही थी, अपने सोच में खोई हुई, उसका शरीर कांप रहा था। मार्कंडेय सावधानी से पास आए, उसके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा। हम अब सुरक्षित हैं। ग्रेस ने अपना सिर उठाया, उसकी सांस कांप रही थी। उसने लड़के को मार दिया। उसने उसे मार दिया। शब्द मुश्किल से उसके होठों से निकले। मार्कंडेय शांत रहे। उसने उसे नहीं मारा, ग्रेस, उनकी आवाज स्थिर थी। पिशाच ने ये किया। वह पॉसेस्ड थी। ग्रेस की नजर उनकी ओर झटके से मुड़ी, अविश्वास उनकी आंखों में चमका। पॉसेस्ड, यह शब्द खोखला लगा, जैसे कोई बहाना, जैसे कुछ जो असली नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़के की बेजान आंखों की छवि, उसके शरीर के अस्वाभाविक ढंग से गिरने ने उसे कुछ और बताया। उसने मुश्किल से निगला। मुझे नहीं पता कि मैं यह कर सकती हूँ। मार्कंडेय ने उसे गौर से देखा। तुमने यह रास्ता अपनी माँ को बचाने के लिए चुना। ग्रेस ने अपनी मुट्ठियां कसी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दूसरे मरें। मार्कंडेय का चेहरा नरम हो गया। उन्होंने उसके कंधे पर मजबूत लेकिन कोमल हाथ रखा, उसे स्थिर किया। उन्हें पहली बार ग्रेस से मिलने का समय याद आया। वे यादें उन्हें अतीत में ले गई। मार्कंडेय नंगे पांव घने जंगल में चल रहे थे, उनके कंधे पर फलों की टोकरी लटकी हुई थी। सूरज की किरणें पेड़ों की छतरी से छनकर आ रही थीं, जो काई से ढके जमीन पर सुनहरी रंगत बिखेर रही थीं। जैसे ही वे पेड़ों से बाहर निकले, उन्होंने ग्रेस को देखा, खाली मैदान में अकेली खड़ी, उलझन में खोई हुई। मार्कंडेय, क्या तुम खो गई हो? ग्रेस तेजी से मुड़ी, उसकी आंखें मार्कंडेय से मिली। क्या तुम्हें मदद चाहिए? मार्कंडेय ने सिर झुकाकर पूछा। मैं मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, ग्रेस ने स्वीकार किया, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं यहाँ कैसे पहुंची? मार्कंडेय की मुस्कान और चौड़ी हो गई। लोग यहाँ खोते नहीं, वे वहां पहुंचते हैं जहां उन्हें होना चाहिए। ग्रेस के रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उनके बारे में कुछ था, कुछ अजीब, फिर भी सुकून देने वाला। तुम कौन हो? मार्कंडेय, जानती हो, मैं भी यही सवाल पूछने वाला था। ग्रेस को अटपटा लगा। सॉरी, मेरा नाम ग्रेस है। मेरा नाम मार्कंडेय है, उन्होंने सादगी से कहा, उनकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। मार्कंडेय, ग्रेस ने दोहराया। उसने उन्हें एक पल तक देखा, शक और एक अनजाने भरोसे के बीच जूझते हुए। तुम जंगल में अकेले घूमने के लिए बहुत छोटे लगते हो। वह मुस्कुराए। और तुम बिना मंजिल के भटकने के लिए बहुत थकी हुई हो। चलो। उसके जवाब का इंतजार किए बिना वह मुड़े और जंगल में चलने लगे, उनके नंगे पांव काई पर बिना आवाज किए चल रहे थे। ग्रेस हिचकिचाई, फिर खुद को उनके पीछे चलते हुए पाया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे खींच लिया हो।
ग्रेस। उन्होंने उसका नाम ऐसे दोहराया जैसे कोई मधुर धुन हो। तुम यहाँ क्यों हो? वह हिचकिचाई, शब्द उसके मुंह से निकल पड़े इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाती। मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, किसी को। मेरी माँ बीमार है। मेरे पास इस जगह के सपने आए थे। और एक ऐसे आदमी के जो शायद मेरी मदद कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच भी है या नहीं। मार्कंडे ने सिर हिलाया जैसे यह सब समझ में आ गया हो। तुम उनसे बहुत प्यार करती हो। वह मेरी सब कुछ है, ग्रेस ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज टूट रही थी। और मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। अगर मैं गलत हुई तो, अगर मैंने उन्हें बेकार ही छोड़ा हो तो। वह रुके, उसका सामना करने के लिए मुड़े। उनकी आंखें, उनके युवा चेहरे के लिए बहुत समझदार, उसकी आंखों से शांत समझदारी के साथ मिली। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उनके लिए लड़ते हो। चाहे ये कितना भी मुश्किल हो। चाहे तुम्हें कितना भी दूर जाना पड़े। उसके आंसू छलक आए। लेकिन अगर मैं नाकाम रही तो? वह धीरे से मुस्कुराए। तो कम से कम तुम्हें पता होगा कि तुमने कोशिश की। बिना हरकत का प्यार सिर्फ एक शब्द है। लेकिन जो प्यार लड़ता है, वही वह है जो पहाड़ भी हिला सकता है। उसने अपने आंसुओं को पीछे धकेला। तुम वाकई में कौन हो? मार्कंडेय याद आया, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि वह और सवाल कर पाती, उन्होंने आगे की ओर इशारा किया। क्या यही जगह तुमने देखी थी? ग्रेस मुड़ी और हाफ उठी। घने जंगल के बीच, आधुनिक दुनिया से छिपा हुआ, उसके सपने का आश्रम खड़ा था। जैसे ही ग्रेस ने उस पर नजर डाली, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके आसपास की हवा भारी लग रही थी, किसी प्राचीन, शक्तिशाली चीज से भरी हुई। यह सच है, उसने फुसफुसाया, विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह क्या देख रही थी। एक शांत और समझदार आवाज ने उसका जवाब दिया। मार्कंडेय, हाँ, यह सच है। और तुम्हारा यहाँ स्वागत है, ग्रेस। उसने आगे देखा, एक बुजुर्ग आदमी प्रवेश द्वार पर खड़ा था, उसकी आंखें गर्मजोशी से भरी थीं। उन्होंने उसे हाथ जोड़कर अंदर आने का इशारा किया। ग्रेस ने अंदर कदम रखा। आश्रम से एक जबरदस्त शांति का एहसास हो रहा था, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हवा शांत थी, लगभग पवित्र। उसने चारों ओर देखा। छात्रों का एक समूह मिट्टी में घुटनों के बल बैठा था, पेड़ों को कोमल हाथों से रोप रहा था, उनके चेहरे शांत संतुष्टि से चमक रहे थे। ग्रेस ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। थोड़ा दूर कई छात्र एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे, उनकी आंखें गहरी ध्यानमग्नता में बंद थीं। उनकी शांति में कुछ मोहक था। मार्कंडेय, जिन्हें तुम ढूंढ रही हो वे महर्षि व्यास है। मार्कंडेय की आवाज ने शांति को तोड़ा। ग्रेस का दिल एक पल के लिए रुक गया। ग्रेस, महर्षि व्यास? मार्कंडेय मुस्कुराए। तुम जल्द ही उनसे मिलोगी। पहले आराम करो। तुम्हें अपने ताकत की जरूरत होगी। उन्होंने उसे एक छोटी सी कुटिया में ले गए, जहां एक तंग बिस्तर और कोने में टिमटिमाती एकमात्र लैंप थी। यह सादा था, लेकिन सुरक्षित महसूस हो रहा था। तुम थकी हुई लग रही हो, थोड़ा आराम कर लो, ग्रेस, उन्होंने धीरे से कहा। इस सब के लिए शुक्रिया, उसने फुसफुसाया। वह आखिरी बार मुस्कुराए। सब ठीक हो जाएगा, ग्रेस। लेकिन वर्तमान में सब कुछ बिखर चुका था। ग्रेस रो रही थी, कांप रही थी। मार्कंडेय उसके बगल में खड़ा था, उनका हाथ ग्रेस के कंधे पर था। अश्वत्थामा कमरे में फिर से आया, उसका धड़ एक अस्थायी पट्टी से लिपटा हुआ था। उसकी नजर ग्रेस पर पड़ी, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रही हो, उसने कहा, उसकी आवाज स्थिर लेकिन दृढ़ थी। उसने एक कैप्सूल की बोतल निकाली और एक साथ कुछ निगल लिए। ऐसा श्रापित जादू देखे हुए मुझे बहुत समय हो गया है। लेकिन तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। यह तुम्हारा पिशाच के साथ पहला सामना था, लेकिन मैं गारंटी देता हूं, यह आखिरी नहीं होगा। ग्रेस अभी भी कांप रही थी। अश्वत्थामा, तुम मेरी मदद चाहती थी ना? ग्रेस ने ऊपर देखा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें दिल्ली एयरपोर्ट तक सुरक्षित छोड़ दूंगा। फिर तुम अमेरिका चली जाओ, अपनी माँ के पास। लोक कथाओं और बनाई हुई कहानियों के लिए खुद को खतरे में डालने का कोई समझदारी नहीं। मार्कंडेय, अश्वत्थामा, उन्होंने चिल्लाया। तुम जानते हो संजीवनी फूल कोई लोक कथा नहीं है। झूठ मत बोलो। अश्वत्थामा, तुमने ऐसा किया, तुमने इसे इस स्थिति में डाला क्यों, उन्होंने पूछा। वह यह अपनी माँ के लिए कर रही है,
यह मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? मार्कंडेय का चेहरा सख्त हो गया। ग्रेस, मैंने उनसे मेरे साथ आने की विनती की थी। और मैं सही थी, उनके बिना हम आज मारे जाते। अश्वत्थामा, ग्रेस, इस देश को छोड़ दो, यह रास्ता तुम्हारे जीवन में सिर्फ मुसीबत लाएगा। ग्रेस ने सिर झुकाया और फर्श की ओर देखने लगी। मार्कंडेय, ग्रेस, अगर तुम अब पीछे हट भी जाओ, वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मार्कंडेय ने अश्वत्थामा की ओर देखा। वे उसके लिए आए थे, क्योंकि उसके पास दर्शन है, वह संजीवनी फूल तक ले जा सकती है, और वे इसे अपने लिए चाहते हैं। अश्वत्थामा का चेहरा भावहीन था। मार्कंडेय, एकमात्र रास्ता है कि हमें उनसे पहले संजीवनी फूल ढूंढना होगा। अश्वत्थामा, यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। उन्होंने पीठ फेर ली। मार्कंडेय, तुम नहीं समझ रहे, हम यहाँ सिर्फ ग्रेस की माँ के लिए नहीं, बल्कि मंदाकिनी के लिए भी हैं। अश्वत्थामा मुड़ा। मंदाकिनी? मार्कंडेय ने सिर हिलाया। अश्वत्थामा, तुम जानते हो कि संजीवनी उसे ठीक नहीं कर सकती, है ना? मार्कंडेय, मैं यह जानता हूँ। वह आगे बोले, लेकिन महर्षि व्यास ने एक रास्ता ढूंढ लिया है। वह एक ऐसे जहर पर काम कर रहे हैं जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। मुझे नहीं पता यह कैसे काम करता है, लेकिन महर्षि व्यास ने कहा कि यह काम कर सकता है। वह अपने बोझ से मुक्त हो सकती है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा मार्कंडेय को घूरते रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। मार्कंडेय ने खामोशी तोड़ी। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, उन्होंने अश्वत्थामा की ओर देखते हुए कहा। क्या तुम हमारे साथ हो? अश्वत्थामा ने सिर हिलाया, उसकी नजर फिर से ग्रेस पर गई। पास में एक पुराना चर्च है, उसने कहा। हम वहां आज रात रुक सकते हैं। लेकिन वहां से हम कहाँ जाएंगे? मार्कंडेय, हम यिंगहुआ गांव, चीन जा रहे हैं, हे शिनागु से मिलने। अश्वत्थामा की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अश्वत्थामा, मुझे मेरा पासपोर्ट लेने दो। उसने जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू किया, एक छोटा बैग, पासपोर्ट और कुछ अन्य चीजें। हम 5 मिनट में निकलेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई तर्क की गुंजाइश नहीं थी। मार्कंडेय ने ग्रेस की ओर मुड़ा। क्या तुम चल सकती हो? ग्रेस ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। हाँ, उसने धीरे से कहा, हालांकि उसके पैर अभी भी कमजोर महसूस हो रहे थे। बिना एक और शब्द के वे ठिकाने से निकल गए, ठंडी रात की हवा में कदम रखते हुए। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन सड़कें अभी भी गीली थीं और स्ट्रीट लाइट की मंद रोशनी में चमक रही थीं। एक साथ वे चर्च की ओर बढ़े, उनके कदम सोए हुए शहर की खामोशी में गूंज रहे थे। चेन्नई अंडरग्राउंड लैब। रात। उसी समय शहर के दूसरी तरफ एक अंडरग्राउंड लैब में, जो एक ठंडा बंजर स्थान था, जहां तेज सफेद रोशनी धातु की सतहों पर चमक रही थी। मशीनें पृष्ठभूमि में धीमी बीप की आवाज कर रही थीं, और बिजली का हल्का सा भनभनाहट हवा में भरी थी। एक धातु की मेज पर एक छायादार आकृति पड़ी थी, उसका पतला शरीर तेज रोशनी में और भी कमजोर लग रहा था। उसका हुड हटा दिया गया था, जिससे उसका पीला, दुबला चेहरा दिख रहा था, और उसकी छाती हर मुश्किल सांस के साथ उठ रही थी। लेडी डॉक्टर उसके ऊपर झुकी थी, उसके दस्ताने वाले हाथ सावधानी से मॉनिटर को उसके शरीर से जोड़ रहे थे। उसका चेहरा शांत लेकिन केंद्रित था, उसकी तेज आंखें हर विवरण का विश्लेषण कर रही थीं। इसने अपनी सारी श्रापित ऊर्जा इस्तेमाल कर ली है, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें हल्की सी चिंता थी। मास्टर कुछ कदम दूर खड़ा था, उसने अपनी बाहें क्रॉस की थीं और वह डॉक्टर के काम को देख रहा था। उसके टिंटेड चश्मे के पीछे उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी मुद्रा में तनाव साफ दिख रहा था। मुझे भी ऐसा लगता है, उसने कहा। उसे ठीक करने में कितना समय लगेगा? डॉक्टर रुकी, उसका सामना करने के लिए मुड़ी। ठीक, उसने दोहराया, उसका लहजा लगभग अविश्वास भरा था। यह कोई मशीन नहीं है। पहले हमें इसे कोमा से बाहर लाना होगा। उसके बाद उसे ठीक होने और अपनी ताकत वापस पाने के लिए समय चाहिए, लेकिन उसका ऊर्जा चक्र अब बेकार है। मास्टर ने मुस्कुराया, उसकी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। ये हमारा सबसे अच्छा सैनिक है। इसे इस हालत में देखना शर्म की बात है। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था, केवल ठंडा अवलोकन। उसने अपने हाथ पीछे बांधे, सिर को हल्का सा झुकाते हुए बोला, लेकिन जो शक्ति अब हमारे पास है, इसके जैसे सैनिक बनाने की क्षमता, यह तो बस शुरुआत है। जल्द ही कुछ भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकेगा। हम अजय होंगे। डॉक्टर, हाँ, इससे याद आया, स्पेक्टर कहाँ है?
मास्टर, वह मर चुका है, उसने इस संगठन के लिए खुद को बलिदान कर दिया। डॉक्टर कुछ जवाब देने से पहले ही मास्टर का फोन उसकी जेब में भनभनाया। उसने फोन निकाला और जवाब दिया। उसका लहजा तुरंत औपचारिक हो गया। हेलो चीफ, उसने कहा। एक ठहराव के बाद वह सुनता रहा। उसका चेहरा हल्का सा गहरा हो गया। हाँ, हमारे पास गलत जानकारी थी। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। आउटसोर्स? कौन? एक और ठहरा। समझ गया। मैं उससे बात करूंगा। उसने कॉल खत्म की और तुरंत एक और नंबर डायल किया। इस बार उसकी आवाज अधिक सहज थी, हालांकि उसमें अधिकार का पुट था। रेबेका, प्लान में बदलाव है। चीफ नहीं चाहता कि चेन्नई की तबाही के बाद हम और ध्यान खींचें। हाँ, वह चाहता है कि हम आउटसोर्स करें। कोई जमील नाम का आदमी है। वह जकार्ता में है। तुम पहले वहां जाओ, मैं जल्दी तुम्हारे साथ जुड़ूंगा। उसने फोन रखा और डॉक्टर की ओर मुड़ा, जो चुपचाप उसे देख रही थी। वे आउटसोर्स कर रहे हैं? उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। चेन्नई में जो हुआ, उसके बाद नहीं। हम फिर से उस तरह का ध्यान नहीं खींच सकते। हम नहीं चाहते कि दिव्यलोक को शक हो। डॉक्टर ने एक भौं उठाई। उसकी नजर में हल्की सी चुनौती चमकी। तुम अब भी दिव्यलोक से डरते हो? उनके पास अब कुछ भी नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। वे अतीत में फंसे हैं, भविष्य से अंधे। और वैसे भी अगर हमारा पिशाचों को इस्तेमाल करने का इरादा नहीं है, तो उन्हें बनाया ही क्यों? मास्टर ने मुस्कुराया। उसके होंठ ठंडी, बिना हास्य वाली मुस्कान में मुड़े। एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए उसका लहजा दृढ़ था, जिसमें अंतिमता का भाव था। वह और करीब आया। उसकी मौजूदगी प्रभावशाली थी। दिव्यलोक शायद अंधा हो, लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। खुद को उजागर करके हम उन्हें एक नया मकसद दे सकते हैं। और जब तक हम उन्हें पूरी तरह मिटा नहीं देते या उनके साथ लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाते, हमें सावधानी से चलना होगा। डॉक्टर का चेहरा तटस्थ रहा, लेकिन एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ उभरा, शक, हिचकिचाहट या शायद डर। मास्टर ने अपनी टाई ठीक की, अपने सूट के कपड़े को अभ्यास के साथ चिकना किया। मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूँ, उसने सहजता से कहा, पहले से ही मुड़ते हुए। मुझे कुछ और मामलों को देखना है। डॉक्टर ने सिर हिलाया। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए वह कमरे से बाहर चला गया। उसके कदम दूर तक गूंजते रहे, जबकि डॉक्टर अपने काम पर लौट आई, उसका चेहरा भावहीन। यहाँ शहर की दूसरी ओर एक पुराना चर्च रात में चुपचाप खड़ा था। इसका ऊंचा शिखर अंधेरे आकाश को चीर रहा था। रंगीन कांच की खिड़कियों पर बारिश की बूंदों के हल्के टपट पाने की आवाज पवित्र सन्नाटे में एक शांत धुन जोड़ रही थी। तीनों सावधानी से अंदर आए। भारी लकड़ी के दरवाजे चरमराए, जैसे वे अपने साथ लाए गए रहस्यों के बोझ तले कराह रहे हों। अंदर चर्च में वेदी के आसपास बिखरी मोमबत्तियों की मंद रोशनी थी। उनकी गर्म चमक दीवारों पर झिलमिलाती थी, जो पवित्र स्थान में नाचती हुई परछाइयां डाल रही थीं, मानो वे जीवित हों। ग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम हिचकिचाते लेकिन निश्चित थे, जबकि अश्वत्थामा और मार्कंडेय पीछे की बेंचों के पास रुके रहे। ग्रेस वेदी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ कसकर जकड़े हुए थे जब उसने प्रार्थना शुरू की। उसकी आंखों में आंसू छलक आए जब वह धीमी आवाज में अपने शब्द बोली। उसकी आवाज आशा और डर दोनों से कांप रही थी। प्रिय भगवान, उसने शुरू किया। उसकी नजर ऊपर क्रॉस पर टिकी थी। मुझे नहीं पता कि मैं इसके लिए पर्याप्त मजबूत हूं या नहीं। कृपया मुझे यह मिशन पूरा करने की ताकत दें। मेरे आसपास के सभी लोगों को सुरक्षित रखें, मार्कंडेय, अश्वत्थामा। और उन लोगों को भी जिन्हें मैं अभी नहीं जानती। मुझे इस अंधेरे में रास्ता दिखाएं और मेरी माँ को बचाने में मेरी मदद करें। मैं उसे मरने नहीं दे सकती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ हो। मुझे रास्ता दिखाए। उसकी आवाज टूट गई जब उसने सिर झुकाया। आंसू चुपचाप उसकी गालों पर लुढ़क गए। अतीत ने ग्रेस को घेर लिया। एक छोटे से अपार्टमेंट में 6 साल की ग्रेस आधी रात को जाग गई। कमरा बाहर की स्ट्रीट लाइट की मंद रोशनी से हल्का सा जगमगा रहा था। उसने हाथ बढ़ाया, उम्मीद करते हुए कि उसे अपनी माँ की गर्माहट महसूस होगी, लेकिन बिस्तर खाली था। उसके सीने में हल्की सी बेचैनी बैठ गई। कंबल हटाकर वह नंगे पांव ठंडे लकड़ी के फर्श पर चली। उसकी छोटी उंगलियां दरवाजे के हैंडल को पकड़ रही थीं। जैसे ही उसने बाहर झांका, उसने अपनी माँ को छोटी रसोई की मेज पर बैठे देखा। उनके कंधे झुके हुए थे, उनके हाथ घर के बिलों के ढेर को कसकर पकड़े हुए थे।
चुपके से आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे, जो मंद रोशनी में चमक रहे थे। छोटी ग्रेस आगे बढ़ी, उसकी आवाज नरम और अनिश्चित थी। माँ, तुम क्यों रो रही हो? उसकी माँ ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछीं और जबरदस्ती मुस्कुराई, हालांकि उनकी नजरों में उदासी बनी रही। कुछ नहीं मेरी प्यारी, सब ठीक है। उन्होंने ग्रेस को गर्म आलिंगन में खींच लिया, उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे उनकी मुश्किलों के बोझ से उसे बचाने की कोशिश कर रही हों। कुछ साल बाद किशोरी ग्रेस एक कैफे के काउंटर को पोंछा लगा रही थी। उसका एप्रन कॉफी के छींटों से हल्का सा दागदार था। बातचीत की हल्की भनभनाहट और एस्प्रेसो मशीन की सिसकारी हवा में गूंज रही थी। उसने नजर उठाई, तभी दरवाजा खुला और वह ठिठक गई। उसकी माँ वहां खड़ी थी, गुस्से से भरी हुई। ग्रेस की सांस रुक गई। उसने अपने मैनेजर की ओर माफी मांगने वाली नजर डाली और जल्दी से एक तरफ हट गई। माँ, तो ये है तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस, उसकी माँ ने कहा। बाहें क्रॉस किए, उनकी आवाज भावनाओं से कसी हुई थी। ग्रेस ने मुश्किल से बोली, माँ, मैं बस मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी पढ़ाई हमें आर्थिक रूप से तंग कर रही है। मैं पार्ट टाइम काम कर सकती हूँ और रात को पढ़ाई कर सकती हूँ। इससे मेरे ग्रेड्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं वादा करती हूँ। उसकी माँ का सख्त चेहरा डगमगा गया, उनकी आंखें चमकने लगीं। अगर तुम वादा करना चाहती हो, तो मुझसे वादा करो कि तुम पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। ग्रेस, मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में कामयाब हो। तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी है। ग्रेस ने विरोध करने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी माँ ने उसे एक मजबूत आलिंगन में खींच लिया। चिंता मत करो ग्रेस, सब ठीक हो जाएगा। वर्तमान में ग्रेस की आंखें अचानक से खुल गईं, उसका दिल अतीत की गूंज से भारी था। उसके सीने में एक गहरी टीस बस गई। उसने पलकें झपकाईं, लेकिन दर्द बना रहा, वो उसकी आत्मा में गहरे तक धंसा हुआ। चर्च के पीछे अश्वत्थामा और मार्कंडेय चुपचाप बेंच पर बैठे थे, उनकी बातचीत मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। तुम ईसा मसीह से मिले थे, है ना? मार्कंडेय की आवाज में शांत जिज्ञासा थी, उनकी नजर अश्वत्थामा पर टिकी थी।